अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका की जो बाइडेन इंतज़ामिया इजराइल को बम और दीगर हथियार भेजने की तैयारी कर रही है, जो इसके फौजी हथियारों में इजाफा करेगा, यहाँ तक कि जब अमेरिका गाज़ा में जंगबंदी पर जोर दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मौजूदा और साबिक़ अमेरिकी हुक्काम का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट पेश की। मुजवज़ा असलहे की तरसील में MK-82 बम और KMU 572 जॉइंट डायरेक्ट अटैक गोला बारूद शामिल है, जो बमों में दुरुस्त रहनुमाई शामिल करते हैं, और FMU 139 बम फ्यूज अमेरिका इजराइल को भेज रहा है। जनरल रिपोर्ट में मजीद कहा कि इसकी कीमत का तखमीना $250 मिलियन है। इंतजामिया की तरफ से मुजवज़ा तरसील का अभी भी अंदरूनी तौर पर जायजा लिया जा रहा है। रिपोर्ट में एक अमेरिकी एहलकार का हवाला देते हुए मजीद कहा गया, जिसने कहा कि इंतजामिया की जानिब से कांग्रेसी कमेटी के रहनुमाओं को मतला करने से पहले तजवीज़ की तफसीलात तब्दील हो सकती है, जिन्हें मुंतकली की मंजूरी की जरूरत होगी। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने कहा है कि गाजा की सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन है और इजराइल को फौरी और मौसर तरीके से अबूरी इक़दामात पर अमल दरामद करना चाहिए। अदालत इंसाफ ने रफ़ा पर हमले के इजराइल के मंसूबे की वजह से जनूबी अफ्रीका की जानिब से दरख्वास्त करदा नए इक़दामात के बारे में अपने फैसले का ऐलान किया है। अपने फैसले के हवाले से तहरीरी बयान में उन्होंने कहा कि अदालत की तरफ से 26 जनवरी 2024 को सुनाए गए 6 हुक्म इम्तना रफ़ा शहर समेत पूरी गाजा की पट्टी पर लागू होते हैं, और कहा कि एहतियाती तदाबीर को फौरी और मौसर तरीके से नाफिज किया जाना चाहिए। गाजा की पट्टी और ख़ास तौर पर रफ़ा शहर में ताज़ा तरीन पेशरफ्त को इंतहाई संगीन करार देते हुए अदालत ने याद दहानी कराई है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल के रफ़ा शहर पर हमला करने की तैयारियों के बारे में कहा है। मौजूदा हालात इंतहाई संगीन है और नाकाबिल बयान इलाकाई नतायज पैदा कर रहे हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की गाजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों की सलामती को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी है, और ख़बरदार किया कि इसे नस्लकशी कन्वेंशन और एहतियाती तदाबीर की मुकम्मल तामील करनी चाहिए। दरअसल हमास ने अदालत के इस फैसले का खैर मकदम किया है कि एहतियाती तदाबीर जिनका इतलाक़ पूरी गाजा की पट्टी पर होता है, बशमुल रफ़ा शहर जहाँ इजराइल हमला करने का इरादा रखता है, फौरी और मौसर तरीके से नाफिज किया जाना चाहिए। हमास की तरफ से दिए गए बयान में अदालत से मुतालबा किया गया है कि वो इस वहशियाना हमले को रोकने के लिए अपने फैसले को बराह रास्त और वाज़ेह हुक्म में तर्जुमा करे, जो गाजा में बेपनाह शहरियों के खिलाफ नस्लकशी का बाज़ बना। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी कारोबारी तंजीमों को न्यूयॉर्क की रियासती अटॉर्नी जनरल जेम्स की तरफ से दर्ज कराए गए कारोबारी फ्रॉड के मुकदमे में 35 करोड़ 50 लाख यानी 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना अदा करने का हुक्म जारी किया गया है। न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट के जज ऑथर F. एंगुरिन की तरफ से सादिर फैसले और हुक्मनामे में कहा गया है कि कम शरहों पर ज़्यादा रकम कर्ज लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और इनके ज़ेर कंट्रोल इदारों ने रियासती अकाउंट्स के पास गलत मालियाती डाटा जमा कराया है, जिसके नतीजे में जाली मालियाती बयानात दर्ज हुए। जज ने बयानों सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के दस्तावेज के खुलासे में कहा, मदई अलिहान के बयान और माहिर गवाहों के जरिए महज सच्चाई को छुपाया गया। मदई अलिहान एहतसाब करने या मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात दोबारा होने से रोकने के लिए अंदरूनी कंट्रोल नाफिज करने में नाकाम रहे। जज ने एक आज़ाद मॉनिटर की तकर्रुरी हुक्मनामे की तामील के लिए आज़ाद डायरेक्टर की तकर्रुरी का हुक्म दिया, और मदई अलिहान पर चंद सालों तक न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर पाबंदी भी लगाई। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साबिक़ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एलिन वेस्टबर्ग और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साबिक़ कंट्रोलर जेफरी मैककोनी पर न्यूयॉर्क में किसी भी कॉरपोरेशन या दीगर कानूनी इदारे के अफसर या डायरेक्टर के तौर पर काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन गाजा में जंग के आगाज के बाद अपने पहले बयान में कहा है कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत को तस्लीम करना फ्रांस के लिए ममनू नहीं है। फ्रांसीसी खबरसां AFP के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला के साथ पेरिस में मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना फ्रांस के लिए ममनू नहीं है। इनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसी रियासत को बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम करने के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया और अरब ममालिक का एक छोटा ग्रुप इजराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान तवील मुद्दती अमन के लिए एक जामे मंसूबे पर काम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इसमें फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए एक पुख्ता टाइमलाइन शामिल है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने रफ़ा शहर पर हमला करने पर इजराइल को एक बार फिर खबरदार करते हुए कहा कि रफ़ा शहर में एक इजरायली जारियत सिर्फ गैर मामूली इंसानी तबाही को जन्म दे सकती है और यह इस तनाज़े में एक अहम मोड़ साबित होगी। इमानुएल मैक्रोन ने मजीद कहा कि मुझे भी उर्दन और मिस्र के आबादी के बड़े पैमाने पर जबरी बेघर होने के खदशात है। यह बैनुल-अक़वामी कानून की एक नई संगीन खिलाफ वर्जी होगी और खित्ते की कशीदगी में इजाफे का एक बड़ा खतरा पैदा करेगा।
امریکی صدر جو بائیڈن نے یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے عارضی جنگ بندی کا مطالبہ کیا، اس کے ایک دن بعد حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے آج ہفتے کے روز غزہ میں مکمل جنگ بندی کے گروپ کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کو روکنے کے لیے اعلیٰ سطحی مذاکرات رواں ہفتے قاہرہ میں ہوئے، لیکن ان کا نتیجہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ آج ہفتے کے روز جاری کردہ ایک بیان میں قطر میں مقیم اسماعیل ہنیہ نے گروپ کے کئی مطالبات کا اعادہ کیا، جن میں غزہ سے لڑائی کا خاتمہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت، جنگ بندی، پٹی سے قابض فوج کے انخلاء، جابرانہ ناکہ بندی اور بے گھر لوگوں کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرنے سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ اسماعیل ہنیہ نے اصرار کیا کہ شمال سے بے گھر ہونے والوں کو علاقے میں ان کے واپس بھیج دیا جائے۔ انہوں نے اسرائیل میں طویل قید کی سزا پانے والے حماس کے قیدیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ واضح کے جمعے کو جو بائیڈن نے غزہ میں عارضی جنگ بندی کا مطالبہ کیا تاکہ یرغمالیوں کو فلسطینی سرزمین سے باہر نکالنے کے لیے ایک ممکنہ معاہدے کے تحت اسرائیل میں قیدیوں کو تبدیل کیا جا سکے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے آج ہفتے کے روز غزہ کے ایک اہم اسپتال میں فوجیوں کے حملے کے بعد 100 افراد کو حراست میں لے لیا، جس میں مریضوں اور عملے کے اندر یہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق غزہ پر مہلک بمباری رات بھر جاری رہی اور اسرائیل حملوں میں مزید 100 افراد مارے گئے۔ وزارت صحت کے مطابق غزہ کے مرکزی جنوبی شہر خان یونس کے ناصر اسپتال میں کم از کم 120 مریض اور 5 طبی ٹیمیں پانی، خوراک اور بجلی کے بغیر پھنس گئے ہیں۔ اسرائیل نے کئی ہفتوں سے اپنی فوجی کارروائیوں کو حماس کے غزہ کے رہنما یحییٰ سنوار کے آبائی شہر خان یونس میں مرکوز کر رکھا ہے، جن کے اوپر الزام ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے کے مبینہ وہ معمر ہے جس نے جنگ کو جنم دیا تھا۔ ناصر اسپتال کے ارد گرد شدید لڑائی چھڑ گئی ہے، جو فلسطینی علاقے کے آخری بڑی طبی سہولیات میں سے ایک ہے جو جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے امریکہ کے خزانے میں سرمایہ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ سال کے اختتام پر مزید $4 ارب کے اضافے سے یہ سن 2021 کے اوائل کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ العربیہ کے مطابق امریکی ٹریزری سیکیورٹیز میں سعودی سرمایہ کاری دسمبر میں $132 ارب تھی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق جن دیگر ملکوں نے امریکی خزانے میں سرمایہ رکھا ہے ان میں چین اور جرمنی شامل ہیں۔ ان دونوں ملکوں کی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ امریکہ محکمہ خزانہ کو دنیا کا محفوظ ترین سرمایہ رکھنے کی جگہ سمجھا جاتا ہے جہاں اس پر زیادہ منافع کمایا جاتا ہے۔ بلومبرگ ڈالر سپاٹ انڈیکس کے مطابق 10 سالہ بینچ مارک میں گزشتہ سال دسمبر میں 45 بیس پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی تھی۔ دسمبر میں ہی دنیا بھر میں امریکی کرنسی ڈالر کو 2% تک کمزور دیکھا گیا تھا۔ عالمی معیشت میں غیر یقینی صورتحال کے دوران بھی امریکی خزانے کو روایتی طور پر محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ دنیا میں تیل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس کے خزانے میں گزشتہ سال اگست سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دسمبر تک امریکی محکمہ خزانے میں غیر ملکی سرمایہ کی مالیت 8 کروڑ 10 ارب ڈالر سے زیادہ تک پہنچ گئی تھی۔ مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے 14ویں ینبع فلاور اینڈ گارڈن فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ سبق نیوز کے مطابق اس موقع پر رائل کمیشن الجبیل اینڈ ینبع کے چیئرمین انجینئر خالد بن محمد سالم اور ینبع رائل کمیشن کے CEO انجینئر عبدالہادی بن عبدالرحمان جہنی بھی موجود تھے۔ گورنر مدینہ منورہ کی آمد کے بعد فیسٹیول کے آغاز میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ بعد ازاں گورنر نے وہاں لگائی گئی نرسریاں دیکھی اور ان پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ گورنر مدینہ نے فلاور فیسٹیول کے ذریعے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے حوالے سے تقریب میں بھی شرکت کی۔ ینبع رائل کمیشن کے زیر اہتمام 14ویں فلاور فیسٹیول میں 2000 سے زیادہ رضاکاروں نے تقریب کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ افغان عبوری حکومت کے نائب وزیر خارجہ اور طالبان انتظامیہ کی سرکردہ شخصیات میں شامل شیر محمد عباس ستانکزئی نے کہا ہے کہ ہم افغانستان اور پاکستان کی سرحد کا تعین کرنے والی ڈیورنڈ لائن کو ملک کی سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کریں گے۔ افغان میڈیا کے مطابق انہوں نے افغانستان سے سوویت یونین کے انخلاء کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر صوبہ لوگر میں منعقدہ ایک پروگرام میں بات کہی۔ اس وقت پاکستانی حدود میں افغان سرحد کے دوسری جانب پشتون اکثریتی بستیوں کا تعلق بھی افغانستان سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے شیر محمد عباس ستانکزئی نے ان علاقوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ افغانوں کے لیے یہ ناقابل قبول ہے کہ افغانستان جانے کے لیے پاکستان ان سے ویزے اور پاسپورٹ کی درخواست کرے۔ ستانکزئی نے کہا ہے کہ ہم نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا اور نہ کریں گے۔ آج آدھا افغانستان الگ ہو چکا ہے اور ڈیورنڈ لائن کے دوسری طرف ہے۔ ڈیورنڈ ایک لکیر ہے جو انگریزوں نے افغانوں کے دلوں میں کھینچی تھی۔ آج ہمارا
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तारिकीन वतन को बेरहमी से मुल्क बदर कर रहा है और इन्हें इनके मुल्क में भेज रहा है। इन्हें वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। तालिबान इंतजामिया के मुखालिफिन और इनकी हिमायत करने वाली जमातों पर भी तनकीद करते हुए सतानगज़ाई ने नाम लिए बगैर कहा कि कुछ ममालिक तालिबान इंतजामिया को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें बेसुध साबित होंगी। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि उम्मीद है कि हम अपने दूसरे खलाबाज को जल्द ही कला में भेजेंगे। एर्दोगान ने 15 जुलाई जमहूरियत स्क्वायर पर अपनी पार्टी की रैली से खिताब किया। सदर ने कहा कि उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल करीब में अपने दूसरे खलाबाज को खला में भेजेंगे। अब के बाद तुर्क मर्द व ख्वातीन शहरी खला में कारनामे सरे अंजाम देंगे। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हम अपने करीबी जोग्राफिया खास तौर पर गाजा में जारी बहरानों, कत्लेआम और मसाइब को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। एर्दोगान ने छठे सपोर्ट फोरम को एक वीडियो पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सपोर्ट फोरम, जिसमें मुख्तलिफ सतहों पर 50 मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों के साथ साथ कॉरपोरेट मेंबरान ने शिरकत की, दुनिया में खास तौर पर हमारे खित्ते में अमन और एतमाद की फिजा को फ़रोग़ देने में किरदार अदा करेगा। हमारा फोरम, जो कि शुरका के तनों के लिहाज से दुनिया की सरकर्दा सरगर्मियों में से एक है, हर किसी को अपने पैगामात से अपने फ़र्क और इस्तेदाद का एहसास दिलाएगा। सदर एर्दोगान ने कहा कि मुझे यकीन है कि यकजहती का जज्बा अंतालिया के साथ एक ही समंदर का इश्तराक करने वाले और बहरे रूम के इस पार गाजा में इंसानी अलमिया को ख़त्म करने में मुआविन साबित होगा। पाकिस्तानी फौज ने जेल में बंद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि इलेक्शन जीतने वालों को वफादारी बदलकर ताकतवर फौज की ताईदी जमातों का साथ देने पर मजबूर किया जाए। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में ज़्यादा नशिस्तें जीतने के बाद इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव शुरू हो गया है। पुलिस ने PTI के ताईदी कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया और सूबे पंजाब में इनकी जायदादों पर छापे मारे। पार्टी ज़राए ने यह बात बताई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI उम्मीदवारान चीफ मिनिस्ट्री के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इसके अलावा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इमरान खान की बहन को तलब किया है ताकि रियासत के खिलाफ अवाम को उकसाने के मामले में पूछताछ की जाए।